मालेगांव बम ब्लास्ट 29 नवंबर 2008 आज भी समीर शरद कुलकर्णी की जुबान, दिल और गले में जिंदा है। विशेष बातचीत में समीर शरद कुलकर्णी ने अपनी उस आपबीती की व्यथा और पीड़ा को शब्दों में वंदे भारत से बातचीत करते हुए कहा। समीर कुलकर्णी ने कहा, पीड़ा इस बात की है, 9 साल मैंने जेल में बिताए। इस मालेगांव बम ब्लास्ट में 16 लोग आरोपी बनाए गए, जिसमें से 2-3 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। और जब हमें 2017 में जमानत मिली, जब हम घर लौटे तो घर वालों ने हमें घर में नहीं घुसने दिया। समाज ने हमें स्वीकार नहीं किया। हमारे घर कई बार चोरी हुई। हमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। हमने झूठ, फरेब और फर्जी कार्यवाही के आगे घुटने नहीं टेके। हमने कांग्रेस की महाराष्ट्र और केंद्र सरकार, कांग्रेस के काली करतूत की डटकर हमने सामना किया। हमने कभी झूठ को स्वीकार नहीं किया। वंदे भारत न्यूज चैनल को बताते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 9 साल में जेल रहने के बाद आज जिंदा आप लोगों के बीच में हूं और सच्चाई बता पा रहा हूं। हमारे इस केस में न्यायालय को और पब्लिक को और वकीलों को ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी आज तक नहीं मिली। फोटोकॉपी के सहारे 22-23 साल कोर्ट में कैसे चला और उसके बाद हम 16 के आरोपी बरी हो गए। आज समाज में जब हम आए हैं तो हमारे सामने जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा आर्थिक संकट हमारे जेल में बरसों बेगुनाही के बिताए गए समय है। लेकिन हमने कभी किसी सरकार से कंपनसेशन नहीं मांगा। हम आज भी मेहनत करके पैसा कमा कर जीने की ललक रखते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, एडिटर एलपी वंदे भारत न्यूज़ के लिए। दर्शकों, आज हम जबलपुर में हैं। जबलपुर में हम बात करेंगे मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी बनाए गए समीर कुलकर्णी जी से। वो आज जबलपुर प्रवास पर हैं। उनसे जानेंगे कि उस समय जो घटना हुई, उस घटना में देश का क्या नुकसान हुआ, हिंदुत्व का क्या नुकसान हुआ, या पुलिस ने जो कार्रवाई करी उस कार्रवाई से ये कितना इत्तेफाक रखते हैं। उस मामले में इन पे जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों में जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसके दौरान इन्हें जो पीड़ा सहनी पड़ी और उसके बाद में जब ये जमानत पर बाहर आए तो उस दौरान का जो पीरियड था वो इनके लिए कितना कठिन था, वो जो पीड़ा है आज भी इनके शब्दों में है। हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इस मालेगांव बम ब्लास्ट में जो फैसला 17 साल बाद आया उससे ये कितना पीड़ित है। समीर जी नमस्कार। वंदे भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम दर्शकों को थोड़ा सा आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि 2007 में जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, उस मालेगांव बम ब्लास्ट में जो एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उससे आपकी संबद्धता रही है, उस घटना में आप आरोपी भी रहे हैं। महाराष्ट्र में 29 सितंबर 2008 को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इसी घटना के पश्चात 10 मिनट के अंदर मालेगांव के अल्पसंख्यक समाज के कम से कम 15,000 लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया और रात को 3 बजे एफआईआर दाखिल किया। ऐसा रिकॉर्ड स्पेशल एनआई कोर्ट में जो दाखिल किया, लेकिन वो एफआईआर साबित ही नहीं हो पाया क्योंकि ओरिजिनल एफआईआर किसी ने देखा ही नहीं। इस घटना के पश्चात 58 राउंड फायर किया। के अंदर 15,000 अल्पसंख्यक समाज ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। रात को 3 बजे इस घटना का एफआईआर दर्ज हुआ और स्पेशल एनआई कोर्ट में वह एफआईआर ओरिजिनल एफआईआर कभी दाखिल ही नहीं हुआ। तो जो मूल अभिलेख होता है किसी भी मुकदमे का, वो साबित नहीं हुआ। सर, जो एफआईआर हुआ था उससे आपका जुड़ाव कैसे हुआ? जो एफआईआर है उसके अंदर किसी भी अभियुक्त का कोई भी आई विटनेस नहीं था, लेकिन जो 15,000 का मॉब ने पुलिस के ऊपर अटैक किया था जी, तो पुलिस ने उस मॉब को कंट्रोल करने के लिए 58 राउंड फायर किया, हैंड ग्रेनेड्स फेंके। ऐसे पुलिस वालों का साक्ष्य रिकॉर्ड हुआ है। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है तो एक के पैर में गोली भी मिली है। तो बम विस्फोट में तो गोली का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। 31 जुलाई 2025 को जो स्पेशल एनआई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर ना एफआईआर साबित हुआ, ना किस जगह के ऊपर एग्जैक्ट बम विस्फोट हुआ वो साबित हुआ। जो घटनास्थल बताया जाता है वहां पर सिमी का दफ्तर था पहले मंजिल के ऊपर। जिस गाड़ी के ऊपर बताया जाने की कोशिश कर रहा था एटीएस, वो गाड़ी साबित नहीं हुआ और वह गाड़ी ना ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी नंबर 1 की है,
ये भी साबित नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में मालेगांव विस्फोट यह शब्द मुंबई एटीएस में जाके सुना। सभी आरोपियों का यही कहना है कि वो कभी भी जिंदगी में मालेगांव में गए नहीं। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इसमें मालेगांव बम ब्लास्ट जो था उसमें आप भी आरोपी थे, प्रज्ञा सिंह जी भी आरोपी थी, कर्नल पुरोहित भी आरोपी बनाए गए थे। ऐसे कुल कितने आरोपी थे उसमें? टोटल 16 आरोपियों के खिलाफ 20 जनवरी 2008 को दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। 20 जनवरी 2009 को दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जब एनआई के पास ये खटला ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने विदाउट ट्रायल 7 आरोपियों के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया पुरावा नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसलिए उनको बरी किया। उस ऑर्डर को किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसी मुकदमे में एमसीओसी लगाया, वो भी क्रैश हुआ। और जो बाकी 7 आरोपी है उनको भी 2017 में सशर्त जमानत के ऊपर छोड़ा गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं था। 31/7/2025 जब इस फैसले से आप लोगों को राहत मिली, सारे आरोपी बरी हुए, उससे जो आपका पीरियड था 17 साल का 2008 से 2025 तक का, वो जो आपका पीरियड था उस पीरियड में जो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आपको तकलीफ़ें हुई, उन तकलीफ़ों के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या पुलिस का कैसा व्यवहार था और कोर्ट का कैसा व्यवहार था आपके प्रति? सभी के सभी जो आरोपी थे वो सामाजिक जीवन जीते थे, ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। अपना देश है, अपनी व्यवस्था है। जैसा 140 करोड़ भारतीय पुलिस के ऊपर विश्वास रखता है, वैसा सभी आरोपियों ने पुलिस के ऊपर विश्वास रखा। कानून का देश है, कानून के रखवाले हैं। लेकिन हम भारतीयों का दुर्भाग्य यह रहा कि सभी आरोपियों को जहां पर मुंबई एटीएस का जुरिडिक्शन नहीं था, वहां से झूठे नाम से झूठी कहानी गढ़कर उनको उठा के लेके आए, इलीगल डिटेंशन रखा, हेवी अमानवीय पद्धति से टॉर्चर किया गया। गलत उदाहरण नहीं, लेकिन ये वास्तविक है कि इंडियन एयरफोर्स का जो अभिनंदन था, उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक चार्टर प्लेन को गिराया, फाइटर प्लेन को गिराया। उसका फाइटर प्लेन भी क्रैश हुआ। उसने लैंड किया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी ने उसको पकड़ा, उसको भी टॉर्चर किया। चेहरे के ऊपर उसके भी हम देख सकते हैं कि उसको भी पाकिस्तान आर्मी ने टॉर्चर किया। लेकिन वही अभिनंदन वाघा बॉर्डर से अपने पैर के ऊपर चलते हुए आया। आज भी हमारी इस धर्म की, इस संस्कृति की जो सर्वोच्च परंपरा है, उस परंपरा का नाम है संत परंपरा, संन्यास्त परंपरा। तो ऐसी संन्यास्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज भी अपने पैरों के ऊपर नहीं चलती है। तो ये कौन सा कानून था? ये कौन से कानून के रखवाले थे कि जिन्होंने महिला को इतना बेरहमी से पिटा? जितना साध्वी प्रज्ञा सिंह को पिटा है उससे 5 गुना हम लोगों को पिटा है इन्हीं पुलिस वालों ने। क्योंकि तत्कालीन जो भी केंद्रीय क्षेत्रीय स्तर का धार्मिक, सामाजिक, राजकीय नेतृत्व था, उनका आप नाम ले लो, विटनेस बन जाओ, कन्फेशन दे दो झूठा, इसलिए हमको पिटा गया। तो हम बता नहीं सकते हैं, केवल पिटा ही नहीं तो मुंह में मांस ठूसा गया। केस के चलते दौरान जो गवाह आए थे, वो गवाह प्रत्यक्षदर्शी बताए थे कोर्ट में। जो आपके वकील साहब थे उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी बताए थे कि ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी। आप उन गवाहों के बारे में, उनको गवाहों को जानते हैं क्या जो गवाही देने आए थे? मालेगांव विस्फोट इस घटना के अंदर कोई आई विटनेस नहीं है। कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं कर पाए अभियोजन पक्ष, ना ही कौन प्लांटर थे, कौन इन्होंने ट्रेनिंग दिया, कि इन्होंने प्रोवाइड किया, ये कुछ साबित नहीं कर पाए। और जो अभियोजन पक्ष के विटनेसेस थे 101 कि जो जख्मी हुए बम विस्फोट में, ऐसा बताया गया। तो 60 के ऊपर ऐसे गवाहों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है एक डॉक्टर के कंपाउंडर ने दिया, बहुत ही इलीगल तरीके से दिया, केवल और पैसा ऐंठने के लिए, लूटने के लिए, कंपनसेशन के लिए। ऐसे 60 मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। तो माननीय न्यायालय डॉक्टर के कंपाउंडर ने दिया, बहुत ही इलीगल तरीके से दिया, केवल और पैसा ऐंठने के लिए, लूटने के लिए, कंपनसेशन के लिए। ऐसे 60 मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। तो माननीय न्यायालय महोदय कहते भी है कि अगर ये जख्मी थे तो इनसे क्यों नहीं एफआईआर लिखवाया करके। तो ये दुर्भाग्य है कि इस मुकदमे में कोई भी आई विटनेस नहीं है। आज 31/7/2025 को
जब आप इस आरोपों से बरी हुए, उसके बाद जो अब समाज में आपका जीवन है और जो पहले की जो पीड़ा थी आपकी, इसके बीच में अब कैसा लग रहा है? जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरा कोई वकील नहीं था, पैसा नहीं था, मेरी वृद्ध माँ को भी घर के अंदर रहने नहीं दिया। बाकी भी आरोपियों का यही हाल था, उनके बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया। जब मैं जमानत से छूट के घर पे गया तो 3 बार घर पे चोरी हो चुकी थी, मीटर निकाल के लेके गए थे। दुनिया बहुत बदल चुकी थी और मेरी वजह से कोई दिक्कत में ना आए, इसलिए मैं कभी किसी के नज़दीक भी नहीं गया और कभी अपनी कुछ दिक्कतें किसी को बताया नहीं। बहुत स्वाभिमान के साथ मैंने ये जिंदगी जिया है। लेकिन जब हमारे निर्दोषत्व के ऊपर ठप्पा लगाया तो मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ का पूरा हिंदू समाज मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। उस दिन से लेके आज तक जबलपुर के वो स्वाभिमानी धर्मपरायण हिंदू ने भी मेरा बहुत स्वागत किया। वो निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से जो वकील महोदय थे, जबलपुर में भी मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लड़ा गया था, मैं किसी से परिचित नहीं था, तो उन्होंने भी अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, ना पैसा लेते हुए मेरा साथ उन विपरीत परिस्थितियों में दिया और मुझे मुकदमे में बाइज्जत बरी किया। तो उस दिन से आज अभी तक कम से कम 250 के ऊपर जगह मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरा संस्कारों का, ये मेरा परंपरा का, ये मेरा धर्म का सत्कार है। 2008 में ये मालेगांव बम, 2007 में जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद भाजपा सरकार आई। तो जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था उस समय, आपका जुड़ाव किसी राजनीतिक पार्टी से था? मेरा ही नहीं तो किसी भी आरोपी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव नहीं था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यह संन्यास्त जीवन जीने वाली थी, लेकिन कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को एक संस्कार करना था, इसलिए बीजेपी ने उसको टिकट दिया था और बहुसंख्यक वोटों से उसको जितवा के लेके आए थे। उसके बाद में उसने भी राजनीति की एक तरह से संन्यास ले लिया है। मैं मरते दम तो कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, ना हम तब थे ना आज है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हम ना समर्थक है ना सभासद है, लेकिन विद्यमान केंद्र सरकार के हम पक्का लाभार्थी है। 2014 में अगर समूचे बहुसंख्यक हिंदुओं ने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं निभाया था तो हम गलती से भी जिंदा बाहर नहीं निकलते थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 के पहले जो कांग्रेस के टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इस आरोप पत्र पर, और उसके 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और भाजपा सरकार आई, तो इन्वेस्टिगेशन में जो न्यायप्रियता या जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होना चाहिए थी 2014 के बाद शुरू हुई। बिल्कुल सर जी, अब देखिएगा कि मालेगांव विस्फोट 2008 के बाद में समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकवादियों को चिदंबरम ने छोड़ दिया, तत्कालीन गृह मंत्री था तब ये। उसके बाद में हैदराबाद ब्लास्ट देख लीजिएगा, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, मोडासा ब्लास्ट, मालेगांव 2006 का ब्लास्ट, विद्यमान केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी मुकदमा मुंबई में चला और उनका मुकदमा समाप्त होने के बाद में वो राज्यसभा में जाकर अभी केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ये धर्म विरोधी थी, ये बहुसंख्यक हिंदुओं के वोटों के ऊपर इन्होंने सत्ता का उपभोग किया, लेकिन इसी समाज का विश्वासघात किया। विश्व पटल के ऊपर हमारे पवित्र आस्था के, श्रद्धा के, प्राण के जो प्रतीक थे, परम पवित्र भगवा और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की चेष्टा किया। लेकिन हम भारतीयों का सौभाग्य है कि 2014 में सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में इन्होंने सत्य का पक्ष लिया, सरकारी वकील बदले, सच्चाई न्यायालय के सामने रखा और तभी हम गलती से जिंदा वापस आए। इसीलिए हम आजीवन सभी भारतीयों के ऋणी है। तो प्रज्ञा जी से आपके बहुत नज़दीकी संबंध थे, मतलब आप लोग साथी में थे, एक समूह था आप लोगों का। तो प्रज्ञा जी ने तो जब जेके हॉस्पिटल में इस आरोप पत्र के दौरान जब वो जांच का सामना कर रही थी, तब वो हॉस्पिटलाइज थी। उस समय प्रज्ञा जी ने कहा था कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने उसके बाद फिर चुनाव लड़ा और चुनाव जीती भी वो। तो उस संबंध में आप कुछ बता पाएंगे? मैं पुनः महाराष्ट्र से हूँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यह सूरत गुजरात से है, एक आरोपी कर्नाटक का था। तो हमारा ये ऑन पेपर भी हम ये न्यायालय के अंदर हमने बताया कि हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं है, कभी मिले नहीं है, कोई फोन के ऊपर संवाद नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात, स्वाभाविक रूप से कि सर्वसंग परित्याग करके अपना घर परिवार नाम छोड़कर पूरे विश्व कल्याण के लिए कोई संत बनता है, संन्यास्त जीवन जीता है, तो ये स्वाभाविक रूप से उन्होंने तब कहा होगा। लेकिन जब जब राष्ट्र की जरूरत होगी, जब समाज की जरूरत होगी, तब उन्होंने अगर किसी ने उनको निर्णय लेने के लिए बाध्य किया होगा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये समाज हित में, देश हित में उन्होंने निर्णय लिया है। वैयक्तिक उनका कोई स्वार्थ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है,
क्योंकि इस मानवीय जीवन में संन्यस्त जीवन जीना यह बहुत ही आदर्श अनुकरणीय जीवन है। अभी प्रज्ञा जी ने अपना निर्णय बदला था, वो सांसद रही भोपाल से। आप चुनाव लड़ने की इच्छा या राजनीतिक पार्टी में आपकी जाने की इच्छाएं हैं? मैं आजीवन कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आजीवन कांग्रेस की जहां जहां पर सरकार है, जहां जहां पर कांग्रेस के विरोध में प्रचार करने का मुझे मौका मिलेगा, वहां वहां पर मैं आखिरी सांसों तक बहुसंख्यक हिंदू समाज को ये मेरे अनुभव से मैं बताना चाहूंगा कि मैं निमित्त हूं, मेरा परिवार निमित्त है, लेकिन कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजकीय कार्यकर्ता का जीवन ऐसा बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। मैं जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। दर्शकों, हम बात कर रहे थे समीर कुलकर्णी जी से। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी थे। बहुत सारी पीड़ाएं थी जांच के दौरान, बहुत समस्याओं का, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामना किया है वो बहुत पीड़ादायक समय रहा है। वो समय उन्हें आज भी याद है, और उस पीड़ा को याद करके वो आज भी उनकी आंखें भर आती हैं और गला उनका रोन जाता है, ये बात करते हुए कि हमें झूठे आरोप पत्र में देकर के फंसाया गया, FIR भी प्रमाणित नहीं हुई और घटना स्थल में भी कुछ नहीं पाया गया। तो दोस्तों, ये थी पीड़ा मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी समीर कुलकर्णी जी का। समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम। समान धागा यही था कि वो राष्ट्रभक्त थे, धर्मनिष्ठ थे, घर वापसी में, धर्म प्रचार प्रसार में, और कांग्रेस का विरोध करने वाले सभी के सभी लोग थे। इसीलिए चुन चुन के 1000 हिंदुओं को लेके आए वहां पर। मैं और एक प्रार्थना करूंगा, जो आपसे लोग मिलेंगे उनको ये अवश्य आप बताइएगा कि कोई किसी ने गुनाह किया है तो उसको पक्का पकड़कर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाइएगा, आप विटनेस बनेगा, उसको सजा दिलवाएगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं समाज के अंदर, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय लोग, तो गलती से भी किसी भी हिंदू के खिलाफ, निर्दोष हिंदू के खिलाफ कोई भी पंच नहीं बनना चाहिए, कोई भी गवाह नहीं बनना चाहिए, साक्षीदार नहीं बनना चाहिए। उस वक्त का तत्कालीन क्षेत्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व था, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, अब उनके नाम ले लो। अब अभी सिग्नेचर कर दो कोर्ट में मुकर जाना, लेकिन उनकी हाँ में हाँ हमने नहीं मिलाया, इसीलिए हमको आरोपी बनाया गया। श्रद्धेय विद्यमान सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, प्रवीण तोगड़िया जी, श्री श्री रविशंकर जी, ऐसे अनगिनत संतों का नाम लेने के लिए ऊपर हमारे ऊपर दबाव था। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय की पुलिस मारती है, ये सच है। लेकिन यहाँ पर उल्टा था कि पहले दिन से सबको पता था कि हम निर्दोष है, तो भी हमें टॉर्चर किया गया ताकि आप इनके नाम ले लो। गांधीवत के बाद में या आपातकाल में जैसा संस्था संगठनों को बैन लगाना था, वैसा ही बैन अगर कसाब जिंदा नहीं रहता था तो वो भी हिंदू आतंकवाद और भगवत दहशतवाद का थिरी लगा के हिंदुओं को लटकाने वाले थे और इन सभी संस्था संगठनों को बैन करने वाले थे। 2009 का आम चुनाव सामने था। देशद्रोही, समाजद्रोही, धर्मद्रोही नेतृत्व शरद पवार, तो ये जो पाकिस्तान का ISI का षड्यंत्र था 26/11 का, इसका सब हमारे इस देश का तत्कालीन गवर्नमेंट ने दिया। और आज भी आप देख लीजिएगा, अंटालिया केस देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा टैक्स पेयर, इतना बड़ा उद्योजक, क्या जरूरत था वहां पर ये विस्फोटक रखने की। तो ये जब सब आप कैनवास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने कानून बनाया, इतना दुरुपयोग करेंगे। सरकार तो 14 में बदली है, 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल किया तो क्यों नहीं मुकदमा चलाया, क्योंकि दुनिया के सामने ये